नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान गजब की केमिस्ट्री दिखी। बैठक करीब 1 घंटे से अधिक तक चली। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया है कि पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी जाएगी, यानी रूस पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं करेगा। भारत और रूस के बीच AK-47-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। AK-47-203 को AK-47 राइफल्स का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। रूसी मीडिया ने गुरुवार को इस डील की जानकारी दी। भारत को 7,70,000 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और शेष का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत के सख्त रुख के बीच चीन की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की इच्छा जताई है। राजनाथ सिंह फिलहाल SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में हैं। जानकारी के अनुसार चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन को दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की टीम ने रिया चक्रवर्ती के आवास पर छापेमारी की। अभिनेत्री के सहयोगी सैमुअल मिरांडा के घर पर NCB की टीम ने तलाशी ली है। उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया है। मिरांडा के अलावा रिया के भाई सोबिक के घर भी तलाशी ली गई है। इस दौरान मुंबई पुलिस NCB के साथ थी। NCB ने चक्रवर्ती हाउस के कुछ डिजिटल उपकरणों को जब्त किया है। NCB ने रिया के भाई सोबिक को हिरासत में लिया है। NCB की टीम रिया के भाई सोबिक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स फैडलर जैद और वासिद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। IPEF बैन के बाद भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े सरकारी संगठन चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से जुड़े लोगों के वीजा आवेदनों की कड़ाई से जांच पड़ताल का निर्देश दिया है। भारत की माने तो ये संगठन देश के लिए खतरा हो सकता है, जिससे एहतियात के तौर पर अब ये फैसला लिया गया है। LAC पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं। आज उन्होंने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली। सैन्य कमांडरों ने उन्हें जमीनी हालात और PLA सैनिकों को मात देने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सेनाध्यक्ष को पैंगोंग झील के दक्षिणी ओर यथास्थिति बदले जाने की कोशिश के बारे में भी अवगत कराया गया है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मेट्रो स्टेशन पर कई बदलाव किए गए हैं। स्टेशन पर लिफ्ट पर सवार होने के लिए अंगुली से बटन नहीं दबाना होगा। नई व्यवस्था के तहत पैडल पर पैर रखते ही लिफ्ट खुल जाएगी। यात्री बगैर किसी बटन को छुए ही इसमें सवार हो सकेंगे। फिलहाल 16 स्टेशनों पर ऐसे 50 पैडल लगाए जाएंगे। नीट और JEE की परीक्षाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने ये याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत से अपने पिछले आदेश पर पुनः विचार करने का आग्रह किया गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच परीक्षाओं से छात्रों के जीवन को खतरा है। अमेरिकी जन स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों ने बताया कि अक्टूबर या नवंबर तक कोरोना की 2 वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। दस्तावेजों में वैक्सीन को A और B नाम दिया गया है। इसमें वैक्सीन से जुड़ी जरूरी अहम जानकारियां शामिल हैं, जैसे वैक्सीन की खोज के बीच का समय, किस तापमान पर उन्हें रखना है। ये मानक मॉडर्ना और फाइजर कंपनी द्वारा तैयार वैक्सीन के मानकों से मिलते जुलते हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 39 लाख से ज्यादा हो गया है। 30 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 8.3 लाख केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 67,376 नए केस सामने आए हैं। कोरोना को लेकर भारत के लिए अच्छी खबर है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.09% हो गई है। वहीं 26 राज्यों में स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हो गई है। 24 घंटे के दौरान भारत में एक दिन में सर्वाधिक 68,584 रोगी स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण में मृत्यु दर और कम होकर 1.75% रह गई है। 2 महीने की सख्त निगरानी के बावजूद अचानक दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बाद केंद्र ने एक बार फिर कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें फिर शुरू हो गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी राजधानी के सभी 11 जिले लंबे समय तक रेड जोन में रहे, जिसके चलते केंद्र की टीमों को कमान संभालनी पड़ी थी। इसका फायदा भी देखने को मिला था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,64,58,155 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,86,51,057 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,72,507 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील संक्रमितों का आंकड़ा अब 40 लाख से ज्यादा हो चुका है।
भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इमरान खान के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन बने रहेंगे। भाजपा पर आरोप है कि उन्होंने चीन के साथ मिलकर बेहिसाब संपत्ति बना ली है। इसके खुलासे ने पाकिस्तान सियासत में भूचाल ला दिया है। भारत के कई हिस्सों में मानसून का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे सितंबर के पहले सप्ताह में बाढ़ की मार झेल रहे राज्यों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि देश भर में बारिश अब कम हुई है। इस मानसून के सीजन में अगस्त में 44 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। सितंबर के पहले 3 दिनों में 27.5% कम बारिश हुई है। कोरोना पॉजिटिव और कंटेनमेंट जोन के छात्रों की परीक्षा में शामिल होने के मुद्दे पर अगले हफ्ते तक सरकार नए दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई एसओपी में छात्रों की तबीयत ठीक होने पर ही परीक्षा में आने की इजाजत देने का प्रावधान किया है। इसी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसके बाद इसी हफ्ते सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और सुधारों के लिए भारत का समर्थन किया है। इसके अलावा उसने G4 समूह के कुछ अन्य देशों को भी स्थायी सीट देने की मांग का समर्थन किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने ये बयान दिया है। भारत फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे 2 वर्षीय सत्र में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होगा। शेयर बाजार में दबाव का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। आज सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा लुढ़क कर 38,200 अंक के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट आई है। निफ्टी 11,350 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। सभी शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सुब्रत राय के नेतृत्व वाला सहारा समूह एक बार फिर गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में है। समूह द्वारा 2012 और 2014 के दौरान शुरू की गई 3 सहकारी समितियों में करोड़ों जमाकर्ताओं के 86,673 करोड़ रुपए संकट में है। केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन समितियों और इसमें जमा राशि पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विवाह योजना में आवेदन करने वाले लोग विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बावजूद बेटी की शादी करने के लिए कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि पलवल में 813 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया है, लेकिन उन्हें शगुन योजना से पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते वो बेटियों की शादी के लिए कर्ज ले रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए की घटक एलजेपी अपना नया रास्ता चुनती दिखाई दे रही है। चिराग पासवान ने चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र लॉन्च किया है। बिहार, दिल्ली और मुंबई के नामचीन मीडिया प्लेटफॉर्म पर संकल्प पत्र का विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया है। इसमें आह्वान किया गया है कि नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए सभी को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। सीएए विरोधी आंदोलनों के मामले में गिरफ्तार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी को जमानत मिल गई है। इसे अलीगढ़ की जिला अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल शर्जील को गिरफ्तार करने वाली पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने शर्जील को पिछली 10 जुलाई को आजमगढ़ जिले से गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड के नाराज बीजेपी नेता और विधायक बिशन सिंह चुफाल की जेपी नड्डा से मिलने की मुराद पूरी हो गई है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट में विकास कार्य न होने को लेकर मिलने आए हैं। विकास कार्य में रुकावट डालने वाले अधिकारियों के बारे में नड्डा को जानकारी दी है। वहीं मंत्री पद की दौड़ की मंशा से इनकार किया है। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नीति आयोग की बिल्डिंग में एक बेकाबू डीटीसी बस घुस गई है। बस के आयोग की बिल्डिंग में घुसने की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि डीटीसी बस से हादसा देर रात हुआ था। उस दौरान नीति आयोग के कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे। इसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अफगानिस्तान से आए 180 सिख परिवारों का स्वागत किया है। इस जत्थे का स्वागत आईजी एयरपोर्ट दिल्ली पर किया गया है। सिरसा ने कहा कि मार्च में अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। इसके बाद वहां से सिख और हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए इस वर्ष का पहला जत्था हेमकुंड यात्रा के लिए कल रवाना हुआ था। ये जत्था आज हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंच गया है। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे सबसे पहले गुरुद्वारे में अरदास हुई।
इसके बाद गुरुद्वारे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कांग्रेस ने राजनीतिक पूर्वाग्रह रखने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर फेसबुक पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वो गैर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ लोगों को स्वतंत्र रूप से फेसबुक पर मौका दे। कांग्रेस ने कहा कि फेसबुक को हेट स्पीच के आरोपों से बचना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उसे $6 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि WHO को देना है, लेकिन अब उसने फैसला किया है कि वो ये पैसा उसको भुगतान नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि ये पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य मदों में दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका WHO से अलग हो चुका है और इससे किसी भी काम में शामिल नहीं हो रहा है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उप वाणिज्य मंत्री जोसेफ सेमसर ने भारत से वैश्विक स्तर के लिए बड़ी अपील की है। मंत्री जोसेफ सेमसर ने कहा है कि भारत को ऐसा माहौल बनाना होगा जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी स्थिति को मजबूत करता हो। अमेरिकी मंत्री ने दावा किया है कि भारत में कारोबारी बाजार बड़ी ही सुगमता के स्तर पर है, फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। PUBG ऐप को बैन किए जाने के लगभग 2 दिन बाद भारत में इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा लिया गया है। अब ऐप को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अब जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप नहीं मिलेगा। बैन की प्रक्रिया को पूरा करने का अगला स्टेप ये होगा कि भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा PUBG का एक्सेस ब्लॉक किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के पंजाब के गांव में ऑक्सीमीटर बांटने के ऐलान पर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को पंजाब की चिंता नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल पहले दिल्ली को कोरोना संक्रमण से मुक्त करके दिखाएं, फिर किसी अन्य राज्य की बात करें। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतीश पूनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि विगत दिनों में उनके संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। भारत चीन विवाद के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन देशों की कंपनियां अब यूपी के किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल सकती हैं। इसका आदेश सीएम योगी ने यूपी के सभी विभागों को अमल करने के लिए भेज दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर मोदी सरकार ने बड़ा दावा किया है। इस योजना के तहत देश के 8 करोड़ 95 लाख से अधिक किसानों को लाभ दिया जा चुका है। इसमें किसानों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ये पैसा किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर दे रही है। चीन को सबसे करीबी दोस्त बताने वाला पाकिस्तान उसके दुश्मन ताइवान के साथ सीक्रेट ट्रेड डील कर रहा है। इसकी जानकारी खुद काहिरा में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी की एक अफसर ने दी है। पाकिस्तान का ये कदम चीन को नाराज कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन की सेनाएं पिछले महीने मिलिट्री डील कर चुकी हैं। अमेरिका भी कह चुका है कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो ताइवान का साथ देगा। कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी कितनी असरदार है, इसका पता जल्द चल जाएगा। पिछले 4 महीने से चल रहा परीक्षण अब पूरा हो चुका है। ICMR के महानिदेशक ने बताया कि 39 अस्पतालों में हुए परीक्षण में शामिल 450 मरीजों को 2 समूहों में बांटा गया था। एक समूह के 225 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी तो दूसरे समूह को दूसरे तरीके से उपचार दिया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बढ़ते ई-शॉप स्टार्टअप को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ई-शॉप से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। वेंचर कैपिटल्स की 9 यूनिकॉर्न कंपनियां देश के शुरुआती स्तर के स्टार्टअप में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। कंपनी पहले भी देश के 75 से अधिक स्टार्टअप में निवेश की घोषणा कर चुकी है। इससे फिटनेस स्टार्टअप भारत पे भी शामिल है। DRDO ने देश के उत्तरी इलाके में कड़ाके की सर्दी झेलने में सक्षम तकनीकी विकसित कर ली है। सुरक्षा बलों द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सैनिकों के लिए विशेष कपड़े, जूते, खाना तथा खुद को गर्म करने के साधन तैयार हो गए हैं। ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी है जिससे बर्फबारी और बर्फीले तूफान का पूर्वानुमान लग सकता है। देश में ऐसी कई तकनीकें विकसित कर ली गई हैं जिनका सेना इस्तेमाल भी कर रही है। चीन को लेकर शरद पवार ने मोदी सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि चीन चोरी छिपे भारतीय उपमहाद्वीप को घेर रहा है। इसके लिए भारत को श्रीलंका और नेपाल के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखनी चाहिए। पवार ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की पृष्ठभूमि के खिलाफ कई नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार रोकने और अवैध कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। नए सिस्टम से 31 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की
की गई है, लेकिन पहले ही दिन सिस्टम फेल हो गया था। इसके चलते जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि नए सिस्टम के तहत रजिस्ट्री से पहले 16 विभागों की एनओसी लेना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर की तैनाती का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने और ब्लूप्रिंट पेश करने का आदेश दिया है। दिल्ली में गुजरात के कारोबारी से 36 करोड़ रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। कारोबारी से ठगी करने वाला खुद को पीएमओ में काम करने वाला अधिकारी बताया करता था। उसके कारोबारी को अपना नाम पीयूष बंदोपाध्याय बताया है। वहीं गुजराती कारोबारी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 36 करोड़ रुपए के ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का भी नाम ड्रग तस्करी में सामने आया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कथित ड्रग मामले में केंद्रीय अपराध शाखा ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के आवास पर तलाशी ली है। मामले में रागिनी का नाम जुड़ा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सीबीसी ने अभिनेत्री को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था, लेकिन द्विवेदी ने वकीलों की एक टीम भेजकर सोमवार तक का समय मांगा था, जिसे एजेंसी ने नहीं माना। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी के आश्वासन के बाद भी असंतुष्ट नेता बारी बारी से सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद के बाद आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चौहान खुलकर मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं। आनंद शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर पार्टी में आत्ममंथन पर पत्र लिखना बगावत है तो हमने की है। प्रश्नकाल आयोजित करने को लेकर विपक्ष के हंगामे पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोकसभा में उपनेता, रक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों के नेताओं से फोन पर चर्चा की थी। सभी दलों ने इस पर सहमति जताई। इसके बावजूद विपक्षी हंगामा कर रहे हैं। कानपुर के नजीबाबाद इलाके में वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी है। डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया है कि कबाड़ी मार्केट में देर रात मोबाइल पर पाकिस्तान जिंदाबाद नाम से नेटवर्क दिखाई दिया। इसकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। इसमें सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन किया है। इसके तहत अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से काम करेंगे, जबकि रेलवे बोर्ड मेंबरों की 3 पोस्ट खत्म कर दी गई हैं। वहीं अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कम सीईओ के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। आज आईपीएल का शेड्यूल जारी हो सकता है। इसके संकेत बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि शेड्यूल आने में देर हो गई है। ये तैयार होने की कगार पर है। ये शुक्रवार तक जारी हो जाना चाहिए। गांगुली ने जानकारी एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में दी है। ऐसी उम्मीद है कि आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को खेला जाएगा। कोरोना वायरस के बीच 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया आज अपना पहला टी20 खेलेगी। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में 3 टी20 की सीरीज खेलना है। सभी साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। पहला मैच 4, दूसरा 6 और तीसरा 8 सितंबर को होगा। इस साल टी20 रैंकिंग में पहली बार टॉप पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। अब तक इंग्लैंड में कोई टी20 सीरीज नहीं जीता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।